हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बी.टेट एस्टेट कंप्यूटर साइंस में दोस्तों फ्लो चार्ट, एल्गोरिदम, जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ये सब टॉपिक लेके उपस्थित हुआ। हाँ दोस्तों, ये मेरा लेक्चर नंबर 24 होगा। आइए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्लो चार्ट देखिए दोस्तों, फ्लो चार्ट होता क्या है इसको आप समझिए। पहले देखिए, किसी भी प्रोग्राम को लिखने से पहले उसको जो पिक्चराइजेशन में मतलब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से हम बना लेते हैं वो होता है दोस्तों फ्लो चार्ट। आइए दोस्तों फ्लो चार्ट को डिटेल में समझते हैं। देखिए, किसी एल्गोरिदम या प्रोग्राम को चित्रों के रूप में मींस डायग्राम के रूप में जो प्रदर्शित करना होता है वही होता है दोस्तों फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट हमारे प्रोग्राम को ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देता है दोस्तों। समझिए, जब भी हम सी लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो फ्लो चार्ट के द्वारा हम क्या करते हैं, उसको लिखते हैं, क्योंकि बिना फ्लो चार्ट के उसको अच्छी तरीके से लिखना दोस्तों संभव नहीं है। यदि हमें अपना प्रोग्राम किसी दूसरे व्यक्ति को समझाना हो तो प्रोग्राम को समझ नहीं पाएगा। समझिए, यदि उसका फ्लो चार्ट बना है मींस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया है तो उस प्रोग्राम को हम एक लॉजिक को उस लॉजिक को हम बहुत आसानी तरीके से हम दूसरे को समझा सकते हैं। दोस्तों ये बात को ध्यान रखिएगा। देखिए, हमारे द्वारा बनाए गए ऑब्जेक्ट को कोई दूसरा व्यक्ति आसानी से समझ सके उसी को दोस्तों फ्लो चार्ट रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। फ्लो चार्ट क्रिएट करने से हमें प्रोग्राम के मतलब कितना डीप है वो उसके बारे में हमें नॉलेज प्राप्त होगा। यानी कोडिंग से पहले ही हमें प्रोग्राम में आने वाली एरर या रिजल्ट को समझ सकते हैं हम फ्लो चार्ट के तहत। फ्लो चार्ट कंप्लीट बनाने के लिए हमें सिर्फ कोडिंग को फ्लो चार्ट के अनुसार लिखना होता है। इससे काफी टाइम की दोस्तों बचत हो जाती है फ्लो चार्ट के तहत। देखिए, फ्लो चार्ट का सबसे बड़ा बेनिफिट यह होता है कि फ्लो चार्ट को देखकर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फ्लो चार्ट के प्रोसेस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, यानी अपना प्रोग्राम को हम बना सकते हैं। फ्लो चार्ट हमारे प्रोग्राम का ब्लूप्रिंट होता है दोस्तों। समझिए, जैसे हम कोई मकान बनाते हैं तो उसके पहले हमें क्या बनाना पड़ता है, क्या बनवाना पड़ता है, तो उसके बाद उसका क्या बनाना पड़ता है, नक्शा तैयार किया जाता है। ठीक है, किसी मकान को बनाने से पहले हमें नक्शा तैयार करवाना पड़ता है किसी इंजीनियरिंग के जो इंजीनियर वाले होते हैं मतलब इंजीनियर से। ठीक है, तब आपका मकान भली भांति बहुत अच्छी तरीके से बन के डेवलप होता है। उसी तरीके हम किसी भी प्रोग्राम को लिखते हैं तो उसके पहले हम यदि फ्लो चार्ट के थ्रू हम इसको रिप्रेजेंट कर पाते हैं दोस्तों तो उसको फिर कोडिंग लिखने में कोई दिक्कत नहीं होती है। देखिए, जो हम एल्गोरिदम लिखते हैं वो भी दोस्तों हम फ्लो चार्ट के तहत ही लिखते हैं। अब इसके कुछ सिंबल निर्धारित हैं दोस्तों, उनको हम समझते हैं। प्रोग्राम को ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कुछ सिंबल यूज करना पड़ता है। ये सिंबल जो प्रोवाइड है दोस्तों, इनको अच्छी तरीके से हम समझेंगे। फ्लो चार्ट में हर सिंबल एक अलग सा मीनिंग देता है दोस्तों। फ्लो चार्ट देखने वाला आसानी से जिससे इसको समझ पाता है। अब इन सिंबलों को हम देखेंगे। जैसे दोस्तों स्टार्ट और एंड सिंबल दोनों का एक ही इसी तरीके, आप कभी कभी इस तरीके भी ये बना होता है तो दोनों चीजें लगभग सेम है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए एक तरफ है नेम सिंबल और एक्सप्लेनेशन। इधर देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या है, इस सिंबल को ओवल सिंबल कहा जाता है तथा टर्मिनल सिंबल भी इसे कहा जाता है। इसे फ्लो चार्ट को स्टार्ट और एंड करने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रोसेसिंग क्या है दोस्तों, समझिए। प्रोसेसिंग ये एक रेक्टेंगल होता है। समझिए, एक रेक्टेंगल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं प्रोसेसिंग को। इसका इस्तेमाल मतलब मैथमेटिकल कार्य जैसे गुणा भाग जोड़ घटाव आदि को दर्शाने के लिए किया जाता है। इसको रेक्टेंगल कहते हैं इंग्लिश में दोस्तों, और हिंदी में आयताकार कहते हैं, रेक्टेंगल इसे बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इनपुट आउटपुट के लिए हमें पैरेललोग्राम का यूज होता है। ये क्या कौन सा सिंबल है दोस्तों, ये है पैरेललोग्राम।
आप मैथ में इन सब को बहुत अच्छी तरीके से देखते होंगे। अब आगे देखिए, इस सिंबल को पैरेललोग्राम सिंबल भी कहा जाता है। पैरेललोग्राम है इसलिए इस सिंबल को पैरेललोग्राम कहा जाता है। यह सिंबल इनपुट आउटपुट को दर्शाने के लिए, दोस्तों एक बात बता दूं, यहां से आपका एक क्वेश्चन परफेक्ट बनेगा, ठीक है, एक क्वेश्चन परफेक्ट बनेगा। डायरेक्ट सिंबल दे दिया जाता है और उसको पूछ लिया जाता है कि ये इसका काम क्या है या इसे क्या कहते हैं। जैसे ये पैरेललोग्राम का डायग्राम दे दिया गया तो अब बोलेगा कि बताइए ये किस लिए यूज होता है। प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है, स्टार्ट एंड के लिए होता है, इनपुट आउटपुट के लिए होता है, डिसीजन के लिए होता है। तो आपको बताना है पैरेललोग्राम जो है इनपुट आउटपुट के लिए यूज होता है। अब डिसीजन देखते हैं दोस्तों। डिसीजन देखिए बर्फिंग कटिंग का होता है, जिसको इंग्लिश में दोस्तों डायमंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायमंड बोलते हैं। और ये ऊपर वाले को क्या मैंने बोला है कि ओवल बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए डायमंड का काम क्या है। इस डायमंड सिंबल, इसे दोस्तों डायमंड सिंबल कहा जाता है, जो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स को दर्शाने के लिए यूज होता है। देखिए जैसे हमने इधर एक एरो लगा दिया, इधर एक एरो लगा, यदि देखो दोस्तों यस है तो इधर बढ़ जाए और नो है तो इधर बढ़ जाए। इसके अंदर हम कंडीशन को लिखते हैं। किसको? कंडीशन को हम यहां पे दर्शाते हैं, ठीक है। जैसे इफ 2 ग्रेटर देन 3, इस तरीके दोस्तों, ठीक है। अब देखो एरो का काम क्या है। ये क्या है? इसको बोलते हैं दोस्तों एरो, ठीक है। इसे एरो सिंबल कहा जाता है, जो प्रोग्राम का फ्लो दिखाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। फ्लो दिखाने के लिए, डायरेक्शन दिखाने के लिए, और वर्ड में बात कर देते हैं, डायरेक्शन दिखाने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब ये डॉक्यूमेंट सिंबल है दोस्तों, इसको समझिए। ये क्या है? डॉक्यूमेंट सिंबल है, ठीक है। इसका इस्तेमाल डॉक्यूमेंट को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। इन सब को आप जो है पूरी तरीके से तैयार रखिएगा। अब इसके बाद एक छोटा सा एग्जांपल है, उसको हम समझेंगे। उसके बाद एल्गोरिदम टॉपिक में हम आ जाएंगे। माना कि हम एक एडिशन का प्रोग्राम जैसे बनाना चाहते हैं, जिसे यूजर 2 नंबर्स इंटर करेगा, उन 2 नंबर्स को ऐड करके रिजल्ट डिस्प्ले करना हो, तो इसके लिए हम फ्लो चार्ट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं उसको समझिए। यहां पे समझ लीजिए, वही सब यहां लिखा होता है। देखिए यहां पे हमें स्टार्ट किया, उसके बाद हम डिक्लेयर किए ए बी एंड सी नंबर। क्यों किए? क्योंकि दोस्तों मान लीजिए हमने ए में ए लिया और बी में 2 लिया, तो सी में हम इसको जोड़ेंगे ना दोस्तों, ए प्लस बी को, तभी तो वो सी में आके स्टोर होगा ना। तो जैसे 1 + 2, तो सी में कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। समझ में आया? समझ में आया इतना? तो इसमें पूरे तरीके से आप समझ लेंगे। तो डिक्लेयर करेंगे हम। ये सब क्या है दोस्तों? एक तरीके के प्रोग्राम में वेरिएबल होते हैं, ठीक है। तो ए बी सी हमने डिक्लेयर कर दिया। अब देखो रीड ए एंड बी को करेंगे, और सी में मतलब इसमें हम नंबरिंग देंगे, और यहां पे सी में वैल्यू को हम लाके स्टोर कर देंगे। तो यहां पे स्टार्ट के लिए हम ओवल का इस्तेमाल किए, और ये देखिए रेक्टेंगल का यहां पे इस्तेमाल किए, और ये है पैरेललोग्राम, और फिर ये है रेक्टेंगल, और ये है फिर है पैरेललोग्राम, और ये है दोस्तों ओवल। यही चीज यहां पे मैं दिखा देता हूं। ये देखिए ये हमारे पास रेक्टेंगल है, ठीक है, ये ओवल है, और ये है हमारे पास इनपुट आउटपुट सिंबल। ये यूज साइज ना इसमें हुआ हो, इससे नहीं हुआ है, इसे हम पैरेललोग्राम कहते हैं। अभी मैंने नाम लिया पैरेललोग्राम, ठीक है। तो यहां पे देखिए वही चीज हमने यहां पे डिक्लेयर कर दिया। फिर ये किसके लिए होता है? पैरेललोग्राम। यहां पे मैं बता चुका हूं कि इनपुट आउटपुट के लिए होता है। देखिए वो इनपुट आउटपुट यहां पे लिया गया है। और ये किसके लिए होता है? ये डिसीजन के लिए होता है। यहां पे फिर डिसीजन, मतलब यहां पे जो आएगा ए प्लस बी जुड़ के फिर यहां पे आएगा, और फिर ये यहां पे देखिए यहां पे हम इनपुट आउटपुट, मतलब जो हमारा आउटपुट आएगा यहां पे शो करेगा। मान लीजिए यहां पे इनपुट हमने लिया, ठीक है, तो यहां पे हमारा आउटपुट तो शो करना होगा ना।
तो यहाँ पे आउट होगा, ये स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पे समझ में आया अच्छी तरीके से, वही यहाँ पे लिखा रहता है, इसको आप देख लीजिए एक बार थोड़ा थोड़ा। ऊपर दिए गए फ्लो चार्ट में सबसे पहले हम ओवल सिंबल के द्वारा फ्लो चार्ट को स्टार्ट किया जाता है, फिर रेक्टेंगल सिंबल में हम प्रोसेसिंग सिंबल के द्वारा हम 3 वेरिएबल ए बी सी को डिक्लेयर किए हैं, फिर पैरेललोग्राम सिंबल में ए और बी को रीड करने की प्रोसेस को दिखाया गया है, फिर रेक्टेंगल सिंबल के द्वारा दोनों नंबर्स को एडिशन को सी वेरिएबल में स्टोर कर दिया गया है। इसके द्वारा पैरेललोग्राम द्वारा सी वेरिएबल को डिस्प्ले करने के लिए प्रोसेस को दिखाया गया है, जिसके बाद हम टर्मिनल सिंबल द्वारा फ्लो चार्ट को हम स्टॉप कर देते हैं। बस वेरी सिंपल दोस्तों, इस तरीके आपको फ्लो चार्ट बनाना रहेगा। अब आते हैं दोस्तों एल्गोरिदम, जो स्टेप वाइज स्टेप होती है। देखिए एल्गोरिदम क्या होता है समझिए। एक एल्गोरिदम एक निश्चित पूर्वनिधान कार्य को पूरा करने के लिए इंस्ट्रक्शन तर्क का एक परिमित सेट है, जिसे क्रम में लिखा जाता है। मैंने कहा स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप इसको लिखा जाता है। समझ में आया। यहां पे देखिए एल्गोरिदम पूरा कोड या प्रोग्राम नहीं है, यह सिर्फ एक समस्या का मूल तर्क है, जिसे या तो एक अनौपचारिक उच्च स्तरीय विवरण के रूप में स्यूडो कोड के रूप में या फ्लो चार्ट का उपयोग करके व्यक्त किया जा सकता है। प्रत्येक एल्गोरिदम को निम्नलिखित गुणों को पूरा करना चाहिए। कौन सा? जैसे इनपुट, पहले देखिए देयर शुड बी 0 और मोर इनपुट सप्लाइड एक्सट्रीमली टू दी एल्गोरिदम। सेकेंड स्टेप देखिए देयर शुड बी एटलीस्ट 1 इनपुट ऑब्टेन, मतलब कम से कम एक इनपुट ऑब्टेन करेगा। यहां डिफिनिटनेस क्या है दोस्तों? एवरी स्टेप ऑफ द एल्गोरिदम शुड बी क्लियर एंड वेल डिफाइंड, पूरा का पूरा क्लियर होना चाहिए और वेल डिफाइंड होनी चाहिए दोस्तों। अब देखिए फाइनाइटनेस क्या है दोस्तों? द एल्गोरिदम शुड हैव अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप इसके होने चाहिए। और करेक्टनेस क्या है दोस्तों? एवरी स्टेप ऑफ द एल्गोरिदम मस्ट जनरेट अ करेक्ट आउटपुट होना चाहिए। एक एल्गोरिदम को कुशल और तेज कहा जाता है, ठीक है, अगर इसे एग्जीक्यूट करने में कम टाइम लगता है और कम मेमोरी स्पेस की खपत होती है। एक एल्गोरिदम को प्रदर्शन निम्नलिखित गुणों के आधार पर किया जाता है या मापा जाता है। वो कौन कौन से हैं समझिए। पहले इस स्पेस कंप्लीसिटी, पहला है स्पेस कंप्लीसिटी। ये दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी टर्म ध्यान दीजिएगा। एल्गोरिदम एक एग्जीक्यूशन के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली आवश्यक मेमोरी स्पेस को स्पेस कंप्लीसिटी कहते हैं। जब मल्टीपल यूजर के लिए सीमित रूप में मेमोरी उपलब्ध हो तब स्पेस कंप्लीसिटी आवश्यक हो जाती है। एक एल्गोरिदम को स्पेस कंप्लीसिटी को बिग ओमेगा ऑन नोटेशन के द्वारा व्यक्त किया जाता है दोस्तों। इसे ऐसे हम लिख देते हैं, ठीक है, O और N, ऐसे भी हम इसको लिख देते हैं, ध्यान रखिएगा। ये यहां ब्रैकेट है, ठीक है। आमतौर पे एक एल्गोरिदम को निम्न कंपोनेंट के लिए मेमोरी की आवश्यकता होती है, जैसे इंस्ट्रक्शन स्पेस है। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तब वह मेमोरी या स्पेस उपयोग में लेता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? इंस्ट्रक्शन स्पेस बोलते हैं। डाटा स्पेस दोस्तों या सभी कंटेंट और वेरिएबल मानों को स्टोर करने की इसकी आवश्यक स्पेस है। टाइम कंप्लीसिटी क्या होता है दोस्तों? इसको समझिए। एक प्रोग्राम के पूर्ण एग्जीक्यूशन के लिए आवश्यक समय प्रतिनिधित्व करने का एक तरीका है, अर्थात यह एल्गोरिदम के द्वारा अपनी प्रोसेस को पूरा करने में लगने वाले कुल समय की मात्रा होती है दोस्तों। टाइम कंप्लीसिटी एल्गोरिदम के समय टाइम कंप्लीसिटी को सबसे अधिक व्यक्त करने के लिए बिगो संकेतन का उपयोग इसमें किया जाता है। एल्गोरिदम को डेवलप करने की प्रमुख कैटेगरी होती है, जैसे सॉर्ट, सर्च, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट आदि होते हैं।
इसके बाद एक एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे, जैसे राइट अ प्रोग्राम एंड अ फ्लो चार्ट फॉर द प्रिंटिंग नंबर ऑफ 1 to 20। हमें फ्लो चार्ट बनाना है 1 से 20 का प्रिंट करने के लिए। समझिए 1 से 20 नंबर को प्रिंट करने के लिए। देखिए यहां पे हम फ्लो चार्ट नीचे, यहां पे एल्गोरिदम देख लीजिए। पहला स्टेप इनिशियलाइजेशन x एज ए 0, इंक्रीमेंट x बाई 1, हर बार इंक्रीमेंट करेगा, फिर उसको प्रिंट करेगा दोस्तों तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे इफ x इज लेस देन 20 देन गो बैक टू स्टेप 2 में जाना चाहिए। यहां पे देखिए इस चीज को आप समझ चुके हैं। यहां पे स्टार्ट किए, ये कौन सा सिंबल है, ओवल है, ध्यान रखिएगा। ये कौन सा है मैं बताता जाऊंगा। अब रेक्टेंगल है दोस्तों, ठीक है। और यहां पे हमारा यहां पे ये भी देखिए रेक्टेंगल है, और ये भी रेक्टेंगल है आपका, ठीक है। और यहां पे ये क्या है दोस्तों, इसको क्या, जो बर्फी कटिंग का होता है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, मतलब कि हम क्या करते हैं, यस और नो के परफॉर्म को दिखाते हैं। याद करिए कंडीशन वाला, ठीक है, जिसमें मैंने ऐसे आपको बनाया, तो आप इसमें कंडीशन लिख सकते हैं, ठीक है, कंडीशन को लिख सकते हैं जिसमें एक तरफ यस और दूसरी तरफ नो होता है। और यहां पे देखिए जैसे हमने स्टार्ट किया था, इनिशियलाइज किया, x लेस देन 0 है तो इंक्रीमेंट कर दिया x बाई 1 के तहत। तो देखिए अब इसके बाद प्रिंट x हो जाए इंक्रीमेंट करते हुए, और नहीं तो ये कहां पे चला है, डायरेक्ट यहां पे भी चला है, क्योंकि यहां पे चेक करता है x लेस देन 20 है, x लेस देन 20 है, तभी तो यहां पे ये सब प्रिंट होता रहेगा। अगर x लेस देन 20 है तब, यस है तब, नहीं तो यहां पे आ जाएगा एंड नो में। दोस्तों एल्गोरिदम नंबर 2 पे आ जाइए, समझ में आया तो। राइट एन एल्गोरिदम एंड ड्रा फ्लो चार्ट फॉर फाइंडिंग द एवरेज ऑफ 2 नंबर। 2 नंबर कैसे, जैसे 4 + 5 है और इसमें इसका एवरेज निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 4 5 9 बटे 2 हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 4.5। ये होता है एवरेज निकालने का तरीका। तो देखिए इसका क्या करेंगे, हम एल्गोरिदम लिखेंगे। स्टेप फर्स्ट में इनपुट x लिए, इनपुट 2 में इनपुट y लिए, और फिर 3 में सम कर दिए x + y का, और एवरेज सम अपान 2 से हमने, ये देखिए यहां पे मैंने जैसा कि बताया 2 से इसको भाग देंगे और आउटपुट एवरेज आपका आएगा 4.5। देखिए स्टार्ट किया, इनपुट x लिया, इनपुट y लिया, सम किया, x + y किया, एवरेज सम अपान 2 कर दिया, एवरेज निकल के यहां आउटपुट छप गया, एंड कर दिए। कितना सिंपल है बताइए, सिंपल है ना। अब देखिए इंपॉर्टेंट ऑफ एल्गोरिदम की इंपॉर्टेंट को समझिए, सॉरी थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंस। जब कोई वास्तविक दुनिया की आवश्यकता हमें दी जाती है और हम समस्या को छोटे छोटे मॉड्यूल में तोड़ देते हैं, समस्या को हल करने के लिए हमें सभी सैद्धांतिक पहलुओं को जानना चाहिए, ठीक है, ये बात को ध्यान रखिए। व्यापारिक महत्व, पार्शियल इंपॉर्टेंस क्या है, जैसे कि हम जानते हैं कि व्यवहारिक कार्यान्वयन के बिना सिद्धांत को पूरा नहीं किया जा सकता है, इसीलिए एल्गोरिदम के महत्व को सैद्धांतिक और व्यापारिक दोनों के रूप में माना जाता है। इशू ऑफ एल्गोरिदम क्या है, एल्गोरिदम डिजाइन करते समय आने वाली समस्याएं निम्नलिखित होती हैं, ठीक है। एल्गोरिदम कैसे डिजाइन करें, हाउ टू डिजाइन एल्गोरिदम, जैसा कि हम जानते हैं कि एक एल्गोरिदम एक चरण दर चरण प्रक्रिया है, इसलिए हमें एल्गोरिदम को डिजाइन करने के लिए कुछ चरणों का पालन करना होता है। एल्गोरिदम दक्षता का विश्लेषण करें, जैसे देखिए ट्री ट्रवर्सल है, ट्री ट्रवर्सल आप पढ़े होंगे, नोड्स पर जाने की प्रक्रिया को ट्री ट्रवर्सल के रूप में जाना जाता है। नोड पर जाने के लिए 3 प्रकार के ट्रवर्सल का उपयोग करते हैं, एक प्री ऑर्डर करते हैं, दूसरा पोस्ट ऑर्डर करते हैं, और तीसरा इन ऑर्डर करते हैं। ये आपको मैं अच्छी तरीके से समझाया हूं, जिसमें दोस्तों मैं देखिए जैसे यहां पे आ जाइए, प्री ऑर्डर को पहले एक एक समझते जाएंगे, एक बार में समझाऊंगा तो वो चीज फिर मिसमैच मारती है। देखिए प्री ऑर्डर ट्रवर्सल को पहले समझते हैं। इस तकनीक में हम निम्नलिखित कार्य करते हैं, जैसे रूट नोड के डाटा को हम प्रोसेस करना होता है, हमें सबसे पहले लेफ्ट
लेफ्ट सब ट्री को पूरी तरीके से ट्रवर्स करते हैं, फिर राइट सब ट्री को हम ट्रवर्स करते हैं, वो होता है प्री ऑर्डर। ठीक है, समझ में आया। अब यहां पे देखिए एल्गोरिदम प्री ऑर्डर की क्या होगा, विजिट द रूट नोड को विजिट करेंगे, ट्रवर्स द लेफ्ट सब ट्री, जैसे दैट इज कॉल्ड द प्री ऑर्डर, मतलब लेफ्ट सब ट्री ट्रवर्स द राइट सब ट्री, दैट इज कॉल्ड द राइट प्री ऑर्डर, मतलब राइट सब ट्री। अब पोस्ट ऑर्डर ट्रवर्सल क्या है दोस्तों, इसको समझिए। इस ट्रवर्सल तकनीक में हमें निम्नलिखित कार्य करते हैं, जैसे सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री को पूरी तरीके से ट्रवर्स किया जाता है, फिर राइट सब ट्री को पूरी तरीके से ट्रवर्स किया जाता है, फिर उसके बाद हम नोड पे आएंगे। ये एक बना लेते हैं जिससे हमको सब कुछ अच्छी तरीके से समझ में आता रहे, ये हमने बना लिया। अब इसको समझिए, यहां पे हम रूट नोड को ट्रवर्स किए प्री ऑर्डर में, समझिए, फिर लेफ्ट को ट्रवर्स किया और फिर राइट को ट्रवर्स किए। अब पोस्ट ऑर्डर में क्या किए दोस्तों, पहले देखिए, सबसे पहले हम लेफ्ट को ट्रवर्स करेंगे और पूरी तरीके से ट्रवर्स करेंगे, फिर राइट को ट्रवर्स करेंगे और फिर उसके बाद रूट को ट्रवर्स करेंगे। समझ में आया। यहां पे देखिए यही एल्गोरिथम में लिखा है, ट्रवर्स द लेफ्ट सब ट्री कॉल्ड द पोस्ट ऑर्डर, मतलब दैट इज कॉल्ड पोस्ट ऑर्डर, मतलब लेफ्ट सब ट्री ट्रवर्स द राइट सब ट्री, दैट इज कॉल्ड पोस्ट ऑर्डर, राइट सब ट्री, और फिर विजिट को हम विजिट रूट करते हैं। इन ऑर्डर में क्या होता है दोस्तों, इन ऑर्डर में समझिए, सबसे पहले हम लेफ्ट सब ट्री को प्रोसेस करते हैं, फिर वर्तमान रूट को प्रोसेस करते हैं, मतलब जैसे हमारे पास ये वाला हमने ट्री लिया था, तो इसको समझिए, पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट वाले को ये पूरे को ट्रवर्स कर लेंगे, फिर इसको ट्रवर्स करेंगे और फिर यहां पे आएगा, मतलब 1, 2 और 3 नंबर पे आएंगे। समझ में आया इतना। तो सबसे पहले हम लेफ्ट सब ट्री को प्रोसेस करेंगे, फिर वर्तमान रूट को प्रोसेस करेंगे और फिर तब हम राइट सब ट्री को हम प्रोसेस करेंगे। इसका एल्गोरिथम है, ट्रवर्स द लेफ्ट सब ट्री, दैट इज कॉल्ड द इन ऑर्डर, विजिट रूट, और ट्रवर्स द राइट सब ट्री, दैट इज कॉल्ड द इन ऑर्डर राइट सब ट्री। समझ में आया। बाइनरी सर्च ट्री का इन ऑर्डर ट्रवर्सल डाटा तत्वों का एक क्रमबद्ध क्रम देता है जो बाइनरी सर्च ट्री में मौजूद होते हैं। यह बाइनरी सर्च ट्री का एक महत्वपूर्ण गुण होता है। डेवलप्ड एन एल्गोरिदम को कैसे डेवलप करेंगे, अब उस चीज को समझिए। एल्गोरिदम बनाने के लिए जो भी प्रोग्राम दिया गया है उसको ढंग से समझकर फिर उस प्रोग्राम का तरीका व तर्क निकालने, जिससे कि उस प्रोग्राम का हल निकाल सकें। एल्गोरिदम बनाते समय निम्न बातों को ध्यान रखना चाहिए आपको। सबसे पहले दिए हुए प्रश्न को समझें, फिर प्रश्न के आउटपुट समझाने का प्रयत्न करें, फिर इसके लिए जिस इनपुट की जरूरत है उन्हें हम कलेक्शन करना चाहिए हमको, फिर प्रश्न का जो समाधान निकाला गया है उसका नक्शा बनाना चाहिए। एल्गोरिदम को इनपुट डाटा देकर जांच करनी चाहिए। स्टेप 1 से 5 तक दोहराए तब तक कि एल्गोरिदम द्वारा सही उत्तर नहीं आ जाता है। किन्हीं 3 संख्याओं का औसत निकालने का एल्गोरिदम हम कैसे लिखेंगे, जैसे हमने रीड किया वह ABC एवरेज निकाले, तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दिए, प्रिंट एवरेज आ जाएगा। एक एल्गोरिदम बनाए जो कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का जोड़ निकालना है दोस्तों, समझिए। तो उसके लिए देखिए रीड n किए, सम 0 और जैसे सेट किए 1 को, इफ सेट आई में हमने 1 डाला तो सेट आई लेस देन इक्वल टू n किए, ठीक है। आई में जैसे 1 डाला, लेस देन इक्वल टू जितना हो n का मान इधर, ठीक है, उसको डाल देंगे हम। तो यहां पे सम में क्या स्टोर हो जाए, सम में हो गए सम प्लस आई स्ट्रिक्ट आई आ जाए, मतलब ये इसमें स्टोर हो जाए जाके। समझ में आया। ये क्या हो जाए दोस्तों, यहां पे स्टोर हो जाए। और फिर सेट आई में आई प्लस जो 1 है वो ही स्टोर हो जाए। तो गो टू स्टेप 4 में चले जाओ, राइट सम कर दो। यहां पे देखिए किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालने के एल्गोरिथम हम कैसे लिखेंगे, रीड n करेंगे। ये f का मतलब होता है दोस्तों फैक्टोरियल,
एक मैं कुछ ज़्यादा तेज तो नहीं बता दे रहा हूँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और जो भी प्रॉब्लम आएगा उसको दूर करूँगा। फैक्टोरियल देखिए 1 को रिप्रेजेंट किया और आई 1 को रिप्रेजेंट 5 से 6 तक लाइन को दोहराए तब जब यहां पे i लेस देन इक्वल टू n हो, मतलब फैक्टोरियल में फैक्टोरियल इंटू i कर दें, i इक्वल टू 1 है यहाँ पे, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। और i में 1 प्लस i कर दो यहाँ पे, ये जाके यहाँ पे स्टोर हो जाए, फिर प्रिंट f हो जाए। ये स्यूडो कोड क्या है इसको आप समझ लीजिए। स्यूडो कोड यह भी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है। यह दिखने में तो एक प्रोग्राम जैसे होता है दोस्तों, लेकिन स्यूडो कोड दिखने के बाद एक प्रोग्राम को लिखने में बड़ी आसानी होती है, जिसमें हम प्रोग्राम के जैसे ही इफ एल्स प्रिंट इनपुट आउटपुट जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। यह 3 मेथड एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट और स्यूडो कोड एक प्रोग्रामर के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, जिससे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते वक्त कोई एरर ना हो सके। अब जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझेंगे। जनरेशन के आधार पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को 5 जनरेशन में बांटा गया। फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज ओ लेवल लैंग्वेज, देखिए फर्स्ट जनरेशन में लो लेवल लैंग्वेज है, जैसे कि मशीन। देखिए जो लो लेवल लैंग्वेज है वही दोस्तों मशीन लैंग्वेज है, वही क्या है, मशीन लैंग्वेज है। और वही दोस्तों बाइनरी लैंग्वेज है, इसी को क्या कहते हैं, बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। और इसी को 0 और 1 की भाषा कहते हैं, ठीक है। इसी को लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं, जो मशीन डिपेंडेंट होती है, जिसको मशीन जो है बिना ट्रांसलेशन यूज किए समझती है। समझ में आया। सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज में आ जाइए। यह कर्नल या हार्डवेयर ड्राइवरों में उपयोग की जाने वाली निम्न स्तरीय असेंबली भाषा है, जो न्यूमोनिक कोड्स में लिखी गई थी। इसको दोस्तों इसको ट्रांसलेट करने के लिए असेंबलर ट्रांसलेटर का यूज किया गया था, असेंबलर ट्रांसलेटर का यूज किया गया था। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज या उच्च स्तरीय भाषा है, जो सी और C++ और जावा, विजुअल बेसिक और जावा स्क्रिप्ट आदि इसमें आते हैं, ठीक है। इसको लो लेवल में दोस्तों कन्वर्ट करने के लिए हमें कंपाइलर और इंटरप्रिएटर ट्रांसलेटर का यूज करना पड़ता है। इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर का यूज करना पड़ता। कंपाइलर क्या है दोस्तों, कल मैंने डिस्कस किया था, लेकिन फिर आज कर देता हूं। कन्वर्ट टू हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज पेज बाय पेज, मतलब एक ही बार में एक पूरा का पूरा पेज कन्वर्ट कर देता है, वो होता है कंपाइलर। इंटरप्रिएटर क्या है, कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज लाइन बाय लाइन, ये दोस्तों लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। तो ये दोस्तों प्रोग्रामर के लिए बेस्ट होता है, प्रोग्रामर के लिए ये बेस्ट होता है। क्यों बेस्ट होता है, क्योंकि हर एक लाइन में एरर को ढूंढ देता है, तो उस वहीं पे प्रोग्रामर उसको सही कर सकता है। समझ में आया इतनी चीजें। अब थर्ड जनरेशन में समझ में आया। अब फोर्थ जनरेशन में आ जाए। ये ऐसी भाषाएं हैं जिसमें स्टेटमेंट होते हैं। ये स्टेटमेंट ह्यूमन लैंग्वेज के स्टेटमेंट के समान होते हैं। इनका उपयोग मुख्य रूप से डाटाबेस प्रोग्रामिंग और स्क्रिप्टिंग में किया जाता है। इन भाषाओं के उदाहरण है जैसे पर्ल, पाइथन, रूबी, एसक्यूएल, मैटलैब, मैट्रिक्स लैबोरेटरी आदि शामिल होते हैं। फिफ्थ जनरेशन में आप जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह, ये ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें प्रोग्राम डेवलप करने के विजुअल टूल हैं, ठीक होते हैं। 5वीं पीढ़ी के भाषा के उदाहरण है जैसे मरकरी, ऊप्स, फाइप एंड प्रोलॉग आदि इसमें शामिल है। अब उसके बाद डीबगिंग को दोस्तों समझते हैं। इतना यदि आपको समझ में आ गया तो देखिए डीबगिंग, देखिए बग मीन्स होता है दोस्तों एरर, उसी को दूर करना डीबगिंग कहलाता है। यही सब लिखा है इसमें। देखिए बग का मतलब होता है एरर और डीबग का मतलब होता है त्रुटि को हटाना। डीबगिंग एक तरीका है जिसमें हम प्रोग्राम के अंदर त्रुटि का पता करते हैं और उसके बाद उस त्रुटि को सही करते हैं। किसी भी प्रोग्राम के अंदर त्रुटि को हटाने के निम्न तरीके अपनाए जाते हैं।
पहला देखिए और दूसरा देखिए। किसी प्रोग्राम के छोटे भाग को मुख्य प्रोग्राम में जोड़ने से पहले उसे अलग से कंप्यूटर पर रन करके देख ले कि इस छोटे प्रोग्राम के अंदर कोई त्रुटि है या नहीं है। त्रुटि की जांच करने के पश्चात ही उस छोटे प्रोग्राम को मुख्य प्रोग्राम में जोड़ा जाए। इसके अंतर्गत हम प्रोग्राम के अंदर अतिरिक्त वेरिएबल लेकर उसकी आउटपुट की जांच प्रोग्राम के अंदर बीच बीच में करते रहते हैं, जिससे कि इन त्रुटि का पता लगा सकते हैं। त्रुटि के प्रकार कौन से हैं उसको समझिए। किसी भी प्रोग्राम में उत्पन्न होने वाले त्रुटि निम्न 3 प्रकार के होते हैं। सिंटैक्स एरर, दोस्तों ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बात को ध्यान रखिएगा। सिंटैक्स एरर, सिंटैक्स त्रुटि तब आती है जब किसी भाषा में पूर्व से परिभाषित नियमों के अनुसार प्रोग्राम ना लिखा गया हो, समझिए, ना बनाया गया हो। इस तरीके की त्रुटि में कंपाइलर द्वारा प्रोग्राम कंपाइल करते समय बता दी जाती है कि कहां और क्या त्रुटि है, समझिए। जैसे यहां पे हम यहां पे देखिए इंक्लूड studio.h वाइड मैन लगाए और करली ब्रेसेस स्टार्ट किए, प्रिंट एन इंटर दी वैल्यू ऑफ, फिर यहां एन लिख दिए और इसको बंद किए। स्कैनअप में यहां देखियो मॉडुलस मतलब परसेंटेज जिसको आप बोलेंगे, एंड %n और इसको बाद बंद कर दे। उपरोक्त प्रोग्राम को जब हम कंप्यूटर पर कंपाइल करते हैं तब वो 2 त्रुटि मैसेज यहां पे देगा। 2 तरीके की इसमें एरर है, ठीक है। कौन कौन से उसको समझिए। या एक कि जो वेरिएबल n का प्रयोग किया है वह प्रोग्राम में डिक्लेयर नहीं किया गया, क्योंकि यहां पे आना चाहिए क्या, वेरिएबल, और वो प्रोग्राम में नहीं किया गया। जो भी भाई आपने n ये वाला n, ये ध्यान रखिएगा, ये वाले n को यहां पे डिक्लेयर करना पड़ेगा ना, पहला एरर हो गया। दूसरा यह कि स्कैनअप स्टेटमेंट के अंत में सेमी कोलन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये स्कैनअप देखिए यहां पे स्कैनअप स्टेटमेंट के अंत में सेमी कोलन का प्रयोग नहीं किया गया है, यहां पे सेमी कोलन लगाना चाहिए, तब ये सही होगा। समझ में आया इतनी बातें कि नहीं समझ में आया? आगे चलिए। अब देखिए रन टाइम एरर। रन टाइम एरर क्या है इसको समझिए। जब कोई त्रुटि कंपाइल करते समय उत्पन्न ना होकर रन करते समय उत्पन्न होती है, इस प्रकार की त्रुटि को रन टाइम त्रुटि कहते हैं। इस प्रकार की त्रुटि को यहां पे लिख लीजिए रन टाइम, ठीक है। इसमें थोड़ा सा यहां पे मिस्टेक है, ठीक है। रन टाइम त्रुटि करते हैं, कंपाइल करते समय उत्पन्न ना होकर रन करते समय उत्पन्न होती है तो उसे रन टाइम एरर कहते हैं। जैसे हम संख्याओं में भाग देने का प्रोग्राम बनाते हैं, इंक्लूड studio.h। अब यहां पे आपको इतना पता होना चाहिए कि अब ये सब हाइड्रो फाइल वगैरह, तो ये आप इस तरीके के प्रोग्राम तो जानते ही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। अभी इसके बाद एरर बताते हैं। इंक्लूड studio.h, इंक्लूड conio.h, ठीक है। वाइड मैन लिए और कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किए। इंट ए बी सी, 3 तरीके के ये सब क्या है दोस्तों, ये है वेरिएबल, ठीक है, समझिए। और प्रिंटफ लगाए और डबल कोट्स में लिखे यानी इंटर /n, मतलब न्यू लाइन में जाने के लिए इंटर वैल्यू ऑफ ए। इसके बाद यहां पे स्कैनअप %d और यहां पे कॉमा %a, प्रिंटफ n इंटर वैल्यू ऑफ b, स्कैनअप %d और %b, c में आ जाए a/b। तो देखिए प्रिंटफ n डिवीजन और इक्वल मॉडुलस d, ठीक है, और यहां पे c आ गया। अब यहां पे देखिए उपरोक्त प्रोग्राम में जब भी हम कंप्यूटर पर कंपाइल करेंगे तो यह किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं देगा, लेकिन इसी प्रोग्राम को जब हम कंप्यूटर पर रन करने पर a का मान 2 व b का मान 0 देंगे।
ए का मान 2 व बी का मान 0 देंगे तो यह त्रुटि देगा। इस प्रकार की त्रुटि को रन टाइम त्रुटि कहेंगे, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर हम 0 से भाग देंगे तो परिणाम उसका संभव नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा। किसी भी नंबर है, जैसे 1/0 है, 2/0 है, तो उसका परिणाम संभव नहीं होता है। ये बात को आपको अच्छी तरीके से पता है, ठीक है। अब इसके बाद लॉजिकल एरर में आ जाइए दोस्तों। सॉरी, जब त्रुटि साधारणतया जब आती है, जब किसी प्रोग्राम के कथन को गलत तरीके से लिख देते हैं, तर्क त्रुटि सबसे ज्यादा कठिन व सबसे ज्यादा समय लगाने वाली होती है। इस त्रुटि को पता करने में सबसे ज्यादा समय लगता है। सबसे अच्छा उदाहरण है कि जब किसी भी द्विघात समीकरण समझते हैं, ए इंटू ए इस तरीके होता है। देखिए ये जो लिखा है वो ax स्क्वायर, ठीक है, और प्लस bx प्लस c है। ये होता है द्विघात समीकरण। ये लिखने में थोड़ा त्रुटि है, ध्यान रखिएगा। कि मूल निकालने के लिए हल करते हैं तो हम निम्न प्रकार इसको लिखते हैं, जैसे d इक्वल टू बी इंटू ई बी, ठीक है, 4 अस्ट्रिक्ट ए अस्ट्रिक्ट सी, √1 इक्वल माइनस बी प्लस स्क्वायर डी, और यहाँ पे जो ये भाग 2 अस्ट्रिक्ट ए है, ये /2 अस्ट्रिक्ट है। उपरोक्त प्रोग्राम में अगर हम यह कोड लिखकर कंपाइल करेंगे तो कंपाइलर किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं बताएगा, और जब इसी प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो ए बी सी का मान देंगे तो हम कभी भी इस समीकरण के मूल सही नहीं निकाल पाएंगे। ये ध्यान रखिएगा। कारण यह है कि फार्मूला के हिसाब से पहले ब्रैकेट के अंदर का मान ज्ञात करेंगे, इसके बाद इस मान को 2 से हम भाग देंगे, इसके बाद जो भी परिणाम आएगा उसको ए से हम गुणा करेंगे। जबकि हमारा वास्तविक सूत्र पहले ब्रैकेट के अंदर का मान निकालकर उसको 2a से भाग देना है। तो इस उपरोक्त प्रोग्राम से सही मूल निकालने के लिए 2 अस्ट्रिक्ट a को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, मतलब √1। यहां पे ये चीज का सही है, यहां पे गलत है, b प्लस स्क्वायर और यहां पे d। अब देखिए स्लैश यहां, फिर यहां पे ब्रैकेट होना चाहिए, तभी तो ये सही बताएगा, नहीं तो ये फिर ये इसका रिजल्ट ही नहीं दे पाएगा दोस्तों। ये ध्यान रखिएगा। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है, ये वाला गलत है। अब ये क्लास दोस्तों मेरी आज की कंप्लीट होती है। यदि आपको कंटेंट मिला है और पसंद आया है तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, जिससे हर एक दिन मैं आपको इसी तरीके के वीडियो देता रहूँ। ओके दोस्तों, थैंक यू।